वीक ही तो हुआ है ये कि अराउंड 7300 क्वालिफिकेशन कैंसिल किए हैं किसी इंस्टीट्यूट की। एक लूप होल अभी भी ओपन है कि जो स्टूडेंट बैचलर में आता है और वो वहाँ से बैचलर से छोड़ के वो वेट में जाता है, डाउनग्रेड करता है EQF क्वालिफिकेशन को, वीज़ा ब्रीच करता है, बट देन वो उसको मेंटेन करने के लिए फ्यूचर से ले लेता है। फ्यूचर COE ग्रेजुएट डिप्लोमा की ले लेता है और कहने को वोकेशनल ग्रेजुएट डिप्लोमा है, बट अगर वीज़ा कंडीशन कहती है कि आपको EQF मेंटेन करना है तो वो बहरहाल EQF 8 है। देखिए ऑस्ट्रेलिया एक मल्टी कल्चरल कंट्री है जहाँ पे आपको अलग अलग कंट्रीज के लोग मिलते हैं। कोई इंडिया से आता है, कोई पाकिस्तान से आता है, कोई श्रीलंका, कोई बांग्लादेश, कोई फिलीपींस, डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं। यही इस कंट्री की एक ब्यूटी है। तो आज हम वेलकम करते हैं ऐसी एक शख्सियत का जिनका नाम है यासिर अब्बास, जो कि पाकिस्तान से है। वो आज अपनी जर्नी के बारे में हमसे डिस्कस करेंगे, कैसे वो यहाँ पे आए, क्या उनको इंस्पायर किया, जा बाकी उनकी जर्नी उनके ही थ्रू आज जानते हैं। वेलकम यासिर भाई हमारे सक्सेस वीज़ा के पॉडकास्ट में। जी, थैंक यू सो मच अमित भाई, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, इट्स एन ऑनर। आपने मुझे इनवाइट किया, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच वंस अगेन। जहाँ तक आपका क्वेश्चन है, मेरी जर्नी कहाँ से शुरू हुई? हाँ जी। सो आई केम इन ऑस्ट्रेलिया इन 2011 एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। I was enrolled in Certificate 4. My initial passion was never marketing or sales. I came into web design and development sort of courses. Okay. So back in 2011, came to Australia. A very interesting part was that कि जब मेरा कोर्स स्टार्ट होना था, तो उससे कुछ ही दिन पहले मेरा वीज़ा ग्रांट हुआ और मेरा पहला बेबी ड्यू था ओके। इन अ डे और 2। बट मेरे माइंड में उस वक़्त ये था कि अगर आपने कोर्स स्टार्ट नहीं किया तो आपका COE भी कैंसल हो जाएगा, कैंसल वीज़ा भी कैंसल हो जाएगा। सो मैं ऑल ऑफ अ सडन आई हैड टू टेक डिसीजन कि मुझे क्या करना है, एंड आई टूक अ फ्लाइट, केम हियर, माय फैमिली वाज़ बैक देयर विद माय वाइफ। बट अब आफ्टर 13-14 इयर्स इस इंडस्ट्री में जब मैं स्टूडेंट्स को देखता हूँ कि इट्स नॉट दैट हार्ड टू डिफेंड द कोर्स एंड ऑल दोस कंपेयरिंग और कंपैशनेट ग्राउंड्स। सो कहीं न कहीं वो फील होता है कि उसको रेफर करवा लेना चाहिए था। एनीवे केम इन ऑस्ट्रेलिया वेरी लकी इनफ कि मुझे 2 या 3 मंथ्स में ही अपनी फील्ड में जॉब मिल गई। मेरा थोड़ा-सा एक्सपीरियंस था एज़ ऑफशोर पाकिस्तान कराची में काउंसलर के साथ काम Okay. करने का। आई यूज्ड टू प्रोसेस UK वीज़ा एप्लीकेशन, आयरलैंड, Okay. ऑस्ट्रेलिया एज़ वेल। जहाँ से मैंने अपना वीज़ा खुद भी प्रोसेस किया था। उसमें डिफरेंट सिस्टम था, ऑफर लेटर पे वीज़ा लॉन्च हो जाता था। PV आता था, प्री वीज़ा अप्रूवल लेटर, Okay. पुराना जो सिस्टम होता था। ठीक है। देन आई केम टू ऑस्ट्रेलिया, देन मुझे ग्रुप कॉलेजेस ऑस्ट्रेलिया यूज्ड टू बी मेट्रो इंग्लिश कॉलेज, सेंट्रल कॉलेज एंड UBSF हायर एजुकेशन प्रोवाइडर। सो कंसोर्टियम ऑफ 3 डिफरेंट कॉलेजेस, 3 डिफरेंट RTOs। तो वहाँ पर मेरी जॉब मिली। आई वर्कड रियली हार्ड। आई थिंक आई डिड रियली वेल। सो Okay. उन्होंने मुझे सबसे पहले, मैं क्योंकि सर्टिफिकेट 4 में एनरोल था, तो उनका व्हाई डोंट यू स्टडी अ बैचलर डिग्री विद अस फॉर फ्री? सो दैट Okay. वाज अ great honor. But still I was not able to work more than 20 hours because I was a student at that time. And then after a year, उन्होंने मुझे 457 वीज़ा होता था उस वक्त, उन्होंने वो स्पॉन्सर किया। I'm really thankful to them. And जैसा कि पूरा प्रोसेस होता है आप जानते हैं, तो 2 साल बाद then मेरी परमानेंट रेजिडेंसी हुई, देन सिटीजनशिप हुई। सो आई थिंक आई वाज रियली रियली लकी इनफ कि मेरी जर्नी जस्ट एज अ स्टूडेंट जहाँ से मैं आया और देन मैंने सिटीजनशिप मेरी हुई, बहुत अच्छी रही। और जब भी मैं स्टूडेंट से मिलता हूँ और मुझे स्टूडेंट्स अपसेट दिखते हैं, तो मैं उन्हें, जब मैं मुझे होप देनी होती है, मैं अपनी स्टोरी हमेशा उनसे शेयर करता हूँ कि नेवर लूज होप, जस्ट स्टिक टू फोकस ऑन योर जो भी आपका गोल है, जो भी आपका पर्पस है। डोंट लिसन टू अदर स्टूडेंट्स और अदर पीपल हु आर टेलिंग यू डू दिस डू दैट। फोकस्ड रहें, कमिटेड रहें, एंड इवेंचुअली यू विल गेट योर PR। यानी गुड टू नो भाई। आपने बोला कि आप 2011 में, आपको PR कौन से सन में मिली थी? मुझे PR मिली 2016 में 457, एंड आई थिंक 2019 में मेरा 186 ग्रांट है। ओके, चलो सही है, सही है। तो अब मेरे को ये बताओ, आपने बोला कि जब आपका वीज़ा डला था 2011 में, आपकी बेबी ड्यू था, मतलब आप मैरिड थे, फैमिली थी एक। तो ऐसा क्या हुआ कि आपको डिसीजन लेना पड़ा कि भाई वहाँ पे आपकी लाइफ सेटल नहीं थी, या क्या रीज़न थे यहाँ पे आने का? आपने बोला कि आप वहाँ पे एक एजेंसी में काम कर रहे थे, तो क्या बेसिक रीज़न था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रियली लाइक द क्वेश्चन। तो जब मैं एजेंसी में काम कर रहा था, तो वहाँ पर ऑलरेडी स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स UK जा रहे थे, आयरलैंड जा रहे थे, कनाडा जा रहे थे, अमेरिका जा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया वाज वन ऑफ देम। बट आई वाज रियली इंस्पायर्ड विद द ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन सिस्टम। मेरे कुछ दोस्त थे जो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में थे, दे वर डूइंग रियली गुड। मेरी रियल सिस्टर भी ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में थी, Okay. स्टूडेंट वीज़ा पर थी। So obviously compared to the education system in Pakistan and job opportunities after that, तो मुझे लगा अगर मैं कोई कुछ अच्छी डिग्री किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से कर लूँ, तो देन स्काई इज़ द लिमिट। तो मेरे माइंड में कभी भी ये नहीं था कि ऑस्ट्रेलिया में मुझे
सेटल होना है, मुझे ये था कि किसी अच्छी कंट्री से एक अच्छी डिग्री अगर आपके पास हो, तो आप कहीं भी जा सकते हैं। मेरे माइंड में उस वक़्त दुबई काफ़ी था कि वो उधर क्लोज़ भी है, जस्ट 2 आवर्स फ्लाइट फ्रॉम कराची। तो वहाँ पर भी बहुत अच्छी जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ थी, आईटी वाज़ बूमिंग एट दैट टाइम, स्टिल बूमिंग। सो दैट्स द रीज़न व्हाई आई एनरोल्ड इन वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट दैट टाइम। ओके। सो ऑब्वियसली अपॉर्च्युनिटी वाज़ द बिग रीज़न। तो आप बोल रहे हो कि जो बंदे का आपकी थिंकिंग ये थी कि बाहर जाके मैं पढ़ूँगा, तो स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के बारे में चूज़ इसलिए किया क्योंकि आपके लिंक्स थे, आपको जो गाइडेंस मिली, तो एक बंदे का ऑरा बढ़ जाता है कि यार बाहरली कंट्री से मेरे पास स्टडी लगी होगी ना, कि बंदे ने बाहर से कंट्री से स्टडी की तो उसको जॉब मिलनी भी आती है कि ईज़ी हो जाती है। एक शायद वो एक रीज़न था। आपने बोला कि आपका जो रीज़न था कि सेटल होने का नहीं था, आपका था कि मैं एक स्टडी ले लूँ। फिर आपको ऐसा क्या हुआ कि आपको सेटल होना पड़ा, या आपको क्या रीज़न था यहाँ पे सेटल हुए? तो बेसिकली जब मैं आया, एक तो अच्छी क्वालिफ़िकेशन और सेकंडली इंग्लिश एज़ अ सेकंड लैंग्वेज इज़ ऑलवेज़ बैक इन पाकिस्तान, इट्स नॉट अ लैंग्वेज, इट्स अ स्टेटस। आई थिंक और इट्स वेरी कॉमन इन ऑल दी साउथ एशियन ऑलराइट, यस, कंट्रीज़ जहाँ पर इट्स हमारे इन स्टेटस। बिल्कुल। मैं अपनी एक स्टोरी शेयर करता हूँ। मैं एक दफ़ा बैंक में बैठा हुआ था, तो दो एक एक टेलर और एक जो क्लाइंट बैठे थे, उनमें थोड़ा-सा आर्गुमेंट हो गया। तो देयर वाज़ अ पॉइंट जब क्लाइंट ने ऑल ऑफ अ सडन इंग्लिश बोलना शुरू कर दी, अच्छा। बिकॉज़ उसको लगा कि अब यहाँ से मैं सुपीरियर हो जाऊँ। अब हाँ। यहाँ से वो टेलर मेरे से आर्ग्यू नहीं कर पाएगा, और देन आई विल साउंड सुपीरियर, अब मेरी ज़्यादा सुनी जाएगी। तो ये कॉमन कांसेप्ट आई थिंक ऑल साउथ एशियन कंट्रीज़ में है। जब मैं यहाँ पर आया तो इंग्लिश अनदर वाज़ नॉट फॉर अ स्टेटस, बट आई एम रियली इनटू दैट कि मुझे लैंग्वेज आनी चाहिए। आई एम हुँ, जस्ट fascinated अबाउट दैट। तो जब मैं आया और जब मेरी जॉब मुझे ग्रुप कॉलेजेस ऑस्ट्रेलिया में मेरी जॉब लगी, सो देन उसके बाद आई वुड से कि एज़ मच एज़ आई वांटेड टू वर्क फॉर देम, हुँ, they also wanted to keep me. ओके। Alan Manley, one of the great guy, owner of GCA, उन्होंने मुझे कहा कि you just let me know whatever you need, ओके। but make sure you stick with the company. हुँ, And I had an opportunity to travel with Alan Manley to Karachi, Pakistan, different cities as well. So वो जो उनकी सपोर्ट थी, उनका जो प्यार था, उनका जो एक एक जिस तरह से, क्योंकि मैंने उस वक़्त प्लस 2 का किया हुआ था, मेरे पास उससे ज़्यादा की क्वालिफ़िकेशन नहीं थी, तो वहाँ से उन्होंने जो मुझे अपॉर्च्युनिटी दी, जो एक प्लेटफ़ॉर्म दिया जहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा। और नॉट ओनली दैट, उसके बाद उन्होंने मुझे मास्टर्स भी ऑफ़र किया, व्हिच वाज़ एग्ज़ीक्यूटिव एमबीए, व्हिच वाज़ अनदर प्रोफ़ेशनल वो भी डेवलपमेंट फ्री थी क्या? डिग्री, एंड दैट वाज़ फ्री एज़ वेल। ओके, गुड। सो सो बेसिकली ना मैंने कंपनी को छोड़ा, ना ना कंपनी ने आपको कंपनी ने मुझे छोड़ा, छोड़ा। और मैंने यूबीएसएस में 12 साल काम किया, नॉन स्टॉप काम किया, um, until the time when Alan Manley decided मूव ऑन। to move on. ओके। तो वही आई थिंक वो रहता है कि हम गाँव से आते हैं, छोटे से गाँव। मैं भी जैसे गाँव से हूँ, काइंड ऑफ टाउन बोला जाता है, वहाँ पे ये था कि आपको इंग्लिश आती है, लोग आपके ना उनका नज़रिया बदल जाता है आपकी तरफ देखने का, आपकी रिस्पेक्ट आपकी तरफ बढ़ जाती है कि यार बंदे को इंग्लिश आती है, चाहे सही हो चाहे गलत हो, मैटर नहीं करता। बंदा पढ़ा लिखा है। बंदा पढ़ा लिखा है, ये चीज़ होती है, तो बंदे उन पे रिलाय रहने लेते हैं, यार हम इससे एडवाइस ले सकते हैं, ये बंदा पढ़ा लिखा है। क्योंकि जब मेरा इंग्लिश मीडियम स्टार्ट हुआ था, क्लास ईयर 5th में वो हमारे स्कूल में स्टार्ट हुआ, तो हम इंग्लिश की बुक्स पढ़ने लगे। मेरे पापा ने बोला, यार ये कहाँ पढ़ लेगा इतनी बड़ी बुक। फिर लोग मेरे से एडवाइस लेने लगे, यार साल के बाद भी, 2 सालों के बाद, जब मैं 10th में आया, ये 11th-12th में, कि हमारा बच्चा क्या करे? वो आपको एक ना फील होता है यार कि आपसे कोई इतनी यंग एज में पूछ रहा है कि क्या करे? तो आपको लोग आपसे आपके पास सलाह लेने आते थे कि ये हमारे बच्चे को गाइड कर दें कि इसे आगे क्या भी करना आगे चाहिए। क्या करें, क्योंकि हमने इंग्लिश का मीडियम जो था हमारे स्कूल में फर्स्ट टाइम हमारे बैच को स्टार्ट करवाया था, तो उनको पता है कि एक जर्नी होती है, तो आपको प्राउड तो फील होता है, पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। फिर जैसे धीरे धीरे करके आए हम भी, ये एक रीजन हो गया था। अभी जो आपने बोला, आई थिंक वो भी एक काइंड ऑफ सेम चीज ही हो जाती है, ऑलमोस्ट सिमिलर स्टोरी रहती है। हर एक जो गाँव जो छोटे शहरों से आते हैं। आपने बोला कि आपकी जो 12 साल जॉब की, तो ये जो आपने बोला ऑस्ट्रेलिया आए 2011 में, ये पहली जॉब ही जीसीए में थी, या उससे पहले कोई आपने लो कॉलर जॉब भी की है, जैसे क्लीनिंग या कुछ ऐसा? जब मैं ऑस्ट्रेलिया आया, अगेन ये मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि इससे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को, आपके स्टूडेंट्स को भी हुँ, एक एक्सपीरियंस मिलेगा कि मुझे जिस स्टूडेंट ने सबसे पहले, मेरे जिस दोस्त ने सबसे पहले पिक किया, तो जो उसने पहले कुछ टिप्स दी, मैं आज भी मुझे याद है अच्छी तरीके से। उसने बोला आपको अपने साथ आयरन लाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ हुँ, यहाँ पर हम कपड़े धो के वैसे ही पहन लेते हैं, क्योंकि हमने करनी तो गाड़ियाँ साफ़ है। बिल्कुल। कार वॉश में काम करना है, या हुँ, हमने किचन वॉश में काम करना है, तो उसकी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है आपको। और देन वो मुझे जब फर्स्ट टाइम जॉब पे लेके गया, तो पहले दिन जहाँ वो मुझे लेकर गया, वो कार वॉश है। हुँ, और उसके बाद मैंने 2-3 वीक्स एक रेस्टोरेंट में एज़ अ वेटर भी काम किया, न्यू टाउन में। और मैं तब ये सोचता हूँ कि इट रियली डिपेंड्स कि आप किन लोगों के साथ ऑस्ट्रेलिया में, किन लोगों के साथ आप रहते रहते हैं, हैं, कौन-सा आपका? हाँ, किस कम्युनिटी में हुँ, कौन आपके दोस्त हैं, आपको अपने दोस्त भी बहुत केयरफुली चूज़ करने चाहिए। क्योंकि आई थिंक
अगर मुझे ये लगता है कि अगर मैं मेरा वो भी बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन फ्रॉम प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव अगर मैं उसी पे रिलाई करता और अपना माइंड अप्लाई ना करता, तो शायद आज मैं कभी भी इस पोज़ीशन पे नहीं होता। और वो मेरा दोस्त बाय द वे वापस चला गया बिकॉज़ उसने कभी भी पीआर नहीं। So he was like one of those temporarily permanent, what that term they call it, permanently temporary. So permanently जिसको temporary अभी हो गवर्नमेंट रिमूव करना चाह जी, रही है, आई थिंक, एग्ज़ैक्टली बिल्कुल। 6-8 साल से वो स्टूडेंट वीज़ा एक्सटेंड करवाया जाता है। हम्म अगेन आप किन लोगों के साथ उठते-बैठते हैं बहुत मैटर करता है। मैंने बहुत ही अर्ली टाइम में ये रियलाइज़ कर लिया कि अगर मैं इससे सलाह लूँगा तो आई विल एंड अप बीइंग हिम इन माय प्रोफेशनल करियर। तो मैंने ऑल ऑफ अ सडन आई डिसाइडेड कि नहीं मुझे अपना देखना है। मेरी अपनी कुछ स्किल्स हैं, मेरे अपने कुछ पैशन है, आई थिंक आई कैन डू बेटर देन कार वॉश। तो देन मैंने जॉब्स अप्लाई करना शुरू किया। आई स्टिल रिमेंबर मैं उस वक़्त एक टेबल साफ कर रहा था एज़ अ वेटर। लोगों के जाने के बाद प्लेटें इकट्ठी कर रहा था। देन आई गॉट अ कॉल कि आपने अप्लाई किया था तो आपको आप कल इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं कि नहीं। एंड आई गॉट द जॉब फ्रॉम दैट पॉइंट। तो अगेन आपके पास क्योंकि रोज़ बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, तो मेरे अपना एक्सपीरियंस ये है कि अपने दोस्त बहुत केयरफुली चूज़ करें। आई थिंक वो देखो आपकी देखो वो भी एक दोस्त था जिसने आपको स्टार्ट करवा दिया। आई थिंक हमें उसका भी होता है, हर बंदे का एक दोस्त रहता है शुरू में, शुरुआत करवाता है कि भाई चलो जॉब चाहे छोटे लेवल के एक, क्योंकि इस कंट्री में अगर आपको जॉब मिल जाता है, एक फाइनेंशियली सपोर्ट मिल जाती है। एग्ज़ैक्टली। उसके बाद फिर आपका जो सर्कल चेंज होता है, फिर आपकी वो जॉब की एक्सपेक्टेशंस चेंज होते रहते हैं कि यार मेरे को ये जॉब भी करनी है। अब जैसे आपने बोला कि उन्होंने बोला कि हम तो धोखे डाल लेते हैं, मुझे भी यही था कुछ कि जब मैं आया था कि काले कपड़े लेके आए जितने ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि वो हर जगह पे राइट, चल जाते हैं। तो उनकी थिंकिंग गलत नहीं, आई थिंक वो उस टाइम पे सही थे, पर अभी लग रहा है कि हाँ वो हम जैसे जैसे ग्रो करते हैं हमें लगता है कि हमारा जो सर्कल है वो उस तरीके का होना चाहिए अगर हमने ग्रो करना है। जब आप लगा लो कि लाइफ के साथ जितना टाइम स्पेंड करते रहते हो आपको लगता है यार कि चीजें और बड़ी होनी चाहिए, वो तभी होंगी जब आपका सर्कल बड़ा होगा। सर्किल बड़ा। तो ये चीज है, आई थिंक एक गुड टू नो भाई, ये चीज है। अभी आपने बोला कि 12 साल आपने काम किया, तो ऐसा क्या रीजन हुआ कि आपको मूव ऑन करना पड़ा? क्या मतलब पर्सनल रीजन थे या कोई आप करियर ग्रोथ को लेके? करियर ग्रोथ वाज़ अनदर बिग रीज़न। मुझे एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी एक अनदर हायर एजुकेशन प्रोवाइडर में हम्म मिल रही थी। और वो हायर एजुकेशन प्रोवाइडर इज़ द ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन AIH। और वो बहुत ही रैपिडली ग्रो कर रहा था उस वक़्त मार्केट पे अपने आप को एज़ अ क्वालिटी अनदर क्वालिटी हायर हम्म एजुकेशन प्रोवाइडर रजिस्टर्ड करवा रहा था, गेटिंग रियली पॉपुलर। द हम्म कोर्सेज़ वर अमेजिंग एंड बीइंग अ सेल्स पर्सन आई थिंक आपकी सेल्स जॉब बहुत ही आसान हो जाती है। हम्म अगर आपकी प्रोडक्ट्स जो है अच्छे हैं। वो इन डिमांड हो, अच्छी हो, ऑप्शन उनमें जान हो, ऑप्शनल, यस तो देन आपका काम बहुत आसान हो जाता है। देन आई टॉक टू द ओनर ऑफ AIH, Glenn Dobby. He's as young as you, same as your age. Very passionate, visionary. अब आज भी मैं जब भी उनसे मिलता हूँ या बात करता हूँ तो एक अलग ही पैशन आ जाता है, एक अलग ही यू नो दिल करता है कि यार अब और ज़्यादा अच्छा करना चाहिए, बढ़िया करना चाहिए। तो AIH एज़ अ बिज़नेस और उनकी प्रोडक्ट्स को जब मैंने देखा तो आई वाज़ लाइक या दैट्स द नेक्स्ट दैट शुड बी माय नेक्स्ट। नहीं, डेफिनेटली गुड टू सी भाई कि आप करियर को देखो, हर बंदा करना चाहता है, कोई 5 साल बाद करता है, कोई 12 साल की कमिटमेंट देना किसी जॉब के लिए, मैं मानता हूँ भैया आप वही से बड़ी चीज़ नहीं दे सकते किसी भी बिजनेस को। अगर कोई भी एम्प्लॉय 12 साल किसी के साथ काम कर रहा हो, एक फैमिली मेंबर ही बन जाता है। बिल्कुल। इसके साथ ही एक क्वेश्चन आएगा कि अभी जो आपने GCA में काम किया, वो हायर एजुकेशन, आपने शुरू में हायर एजुकेशन में काम किया, कभी वेट में काम किया? GCA के पास 3 कॉलेजेस थे। हम्म उनके पास मेट्रो इंग्लिश कॉलेज था, दैट ओके। वाज़ एलिकोस, इनके पास सेंट्रल कॉलेज था, दैट वाज़ अ वोकेशनल। हम्म और UBS हायर एजुकेशन। सो बेसिकली हम लोग बहुत ही एक अच्छा पैकेज बना लेते थे स्टूडेंट्स के लिए। हम्म तो वो स्टूडेंट्स जिनको इंग्लिश चाहिए, देन उनको वोकेशनल करना है, देन बैचलर भी करना है, तो हम वी यूज्ड टू गिव अ पैकेज सीओई हम्म तीनों कोर्सेज़ की। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स स्पेशली हमारे पास थाई स्टूडेंट्स एक वक़्त में बहुत हम्म ज़्यादा। UBSS का रेडफर्न कैंपस होता था, 5005 ट्राइकोस कैपेसिटी थी और वो एक वक़्त में फुल था। हम्म काफ़ी सारे थाई के स्टूडेंट थे जिनको उनकी इंग्लिश इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती। तो उनको हम एलिकोस प्लस वोकेशनल की बेस पे बैचलर में विद क्रेडिट्स पैकेज कोर्स। पैकेज बना देते थे। तो उस वक़्त ऐसी ऐसी अपॉर्च्युनिटी बहुत कम या ऐसे पैकेजेस बहुत कम प्रोवाइडर्स के पास हुआ करते थे। तो अगर किसी स्टूडेंट को पैकेज चाहिए तो पैकेज मिल जाता था, अलग-अलग तो ऑप्शंस आर देयर, राइट? ऑप्शंस वर देयर। अगर आपको याद हो उस टाइम पर एक ये भी था कि अगर आप हायर एड में उस वक़्त वीज़ा सब क्लासेस डिफरेंट होती थी। हाँ। जस्ट 500 और सो 570 570, हाँ, 573 भी था कुछ, हाँ। 573 हायर एजुकेशन। और उस वक़्त भी वीज़ा सिस्टम ऐसे ही था कि अगर आप 573 में वीज़ा लॉन्च करेंगे तो और तरीके से ट्रीट होगा। हाँ, चांसेस वुड बी हायर, आई थिंक, हायर एजुकेशन को, यस, बिल्कुल।
तो आपने सभी फील्ड में काम किया, बेसिकली वेट हो गए, एली कोर्स हो गया, हायर, आपने एंजॉय सबसे ज्यादा किस में किया? डेफिनेटली मैंने हायर एजुकेशन में सबसे ज़्यादा एन्जॉय किया। वोकेशनल आई थिंक टू बी ऑनेस्ट कि अगर वोकेशनल में ट्रेड कोर्सेज़ हैं, सो सो इट्स वर्थ इट। आई थिंक दे आर डूइंग अमेजिंग जॉब। हम्म। बट ट्रेड अगर वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस में सर्टिफिकेट फॉर डिप्लोमा हम्म। बिज़नेस मार्केटिंग एचआर है, सो आई थिंक उसमें उससे बेटर है कि स्टूडेंट्स बैचलर स्टार्ट करें हम्म। directly, Bachelor of Business. But trade, you know, कि is completely different pathway. I wish to be honest, अगर मुझे पहले पता होता यहाँ पर कि you know ऑस्ट्रेलिया में कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, तो मैं शायद कोई ट्रेड कोर्स करता। समझ गया आपके। तो आप बोलोगे जो वेट सेक्टर है वो वेरी करता है कि उसके कोर्सेज किस तरह के हैं, ट्रेड कोर्स है, नॉन ट्रेड है, बेसिकली ये बोलूंगा। तो वो क्वालिटी की बात आ जाती है। तो अभी जो बेसिकली आपको क्या लगा, देखो जो 2 साल पहले था कि वेट की तरफ ज्यादा बच्चे जा रहे थे, आई थिंक वो आपको ये मैम मुझे लगता है कि वेट में काम करना इजी है एज कम्पेयर टू हायर, क्या बोलना चाहोगे आप इसके बाद? दोनों कंप्लीटली डिफरेंट सेक्टर्स हैं, दोनों के अपने अपने एक यू नो प्रोज एंड कॉन्स हैं, आई वुड से। या यूं कह लें कि स्टूडेंट किस तरफ जाना चाह रहा है, अपना करियर कहाँ देख रहा है। तो आपको क्या लगता है जो हायर सेक्टर और वेट सेक्टर में डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं पूछना चाहूंगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किस में ज्यादा, आप इस तरीके से मैं पूछना चाहूंगा आपसे। रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन एम्प्लॉय, जैसे भी लगा लो टीम Yeah, जो आप खुद के ऊपर, आप एज ए मार्केटिंग मैनेजर हो, राइट? तो आपको क्या लगता है कि जो वेट सेक्टर में, क्योंकि आपने काम दोनों के साथ किया पर हायर के साथ ज्यादा किया, तो इन टर्म्स ऑफ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, बच्चों की आती है या किसी भी तरह की आती है, क्या लगता है हायर सेक्टर में ज्यादा आती है, वेट सेक्टर में ज्यादा आती है? आई थिंक वेट सेक्टर में रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। ऑस्ट्रेलिया में तो आपको पता है ईसोस एक्ट है प्रॉपर्ली, बिल्कुल। एजुकेशन सर्विसेज फॉर स्टूडेंट, नेशनल कोड्स हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंप्लायंस है। हम स्टूडेंट्स को जब तक कोई इंग्लिश रिक्वायरमेंट मीट ना करे हम एनरोल नहीं कर सकते, एकेडमिक रिक्वायरमेंट मीट ना करें एनरोल नहीं कर सकते, और बहुत सारी रिक्वायरमेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज टैक्स जो हमेशा वो उसमें रहता है कि कहीं पर कोई कॉलेज को चूक करे और उनको बहाना चाहिए पकड़ने के लिए, बहाना चाहिए। तो आपको लग रहा है कि अभी जो ये जैसे वेट सेक्टर में पहले बच्चा बहुत एनरोल होता, अभी हायर की तरफ ज्यादा जाना है, जो कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज चेंज हुई है, तो आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो शिफ्ट हो रहा है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वेट सेक्टर की, वो कहीं ना कहीं हायर सेक्टर की तरफ ज्यादा जा रही है? 100% अमित भाई, मैंने बहुत बड़ा चेंज देखा, स्पेशली लास्ट 12 मंथ्स 1 ईयर में, ह्यूज डिफरेंस। 1 साल पहले बहुत ज्यादा बच्चा जो है वो वेट कोर्सेज में एनरोल हो रहा था, और आई थिंक दिस इज अगेन समथिंग टू डू विद द गवर्नमेंट पॉलिसी एज वेल। बट देन अब हम ये नोटिस कर रहे हैं कि गवर्नमेंट आल्सो वांट्स टू प्रमोट हायर एजुकेशन मोर देन वोकेशनल प्रोवाइडर्स। तो हमने ये सुना, नोटिस किया, देखा भी कि जो स्टूडेंट वेट में वीज़ाज लॉन्च कर रहे हैं अब वो उतने ग्रांट नहीं हो रहे जितने पहले होते थे, और इसलिए और वो बच्चे जो अपने हायर एजुकेशन छोड़कर वेट में जा रहे थे, हमारे मुझे एवरी अदर डे केस सुनने में आता है कि जहाँ पर उनको नोटिस ऑफ इंटेंशन, हाँ, अभी काफी लोग सुधर चुके हैं, या वो मतलब एकदम सीरियस हो चुके हैं कि अभी क्या करना है, अभी पहले वाला काम नहीं रहा कि चले जाएं इजी गोइंग कर ले, ये कर ले। तो आपको क्या लगता है कि वो वेट सेक्टर को इतना पुश बैक क्यों कर रहा है गवर्नमेंट? सबसे पहली चीज ये है कि इट मेक्स सेंस एज वेल, बिकॉज जब स्टूडेंट फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया आता है तो वो अपनी एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस सबमिट करके आता है कि वो ये कोर्स क्यों करना चाह रहा है। आप जानते हैं 10-10 15-15 पेजेस की तारीफें होती हैं उस कोर्स की, उस इंस्टीट्यूशन की, बिल्कुल बिल्कुल, और उसके बाद वो करियर में क्या करने वाला है इस कोर्स को करके। तो आई थिंक एक चीज़ जो गवर्नमेंट कुडंट अंडरस्टैंड कि ऑल ऑफ अ सडन ऐसा क्या हुआ कि स्टूडेंट आते ही या तो वो बिल्कुल ही उस क्लास में नहीं गया, एक दफ़ा भी नहीं गया, या बस कुछ वीक्स गया और उसके बाद उसने फौरन चेंज कर लिया। तो गवर्नमेंट ये चाहती है, आई थिंक, आई पर्सनली बिलीव कि ये चाहती है कि जिस कोर्स में आप पढ़ना चाहते हैं आप उसी कोर्स के लिए वीज़ा अप्लाई करें। बी ऑनेस्ट विद अस फ्रॉम द बिगिनिंग। सो आई थिंक जो चीज़ उन्हें नहीं अच्छी लग रही है वो ये है कि आप हमें बताते कुछ है और देन जब हम आपको वीज़ा ग्रांट करते हैं तो आप आगे। आई थिंक इसलिए उन्होंने जीटी को चेंज करके जीएसआर किया कि यू कैन बी ऑनेस्ट, कि भाई आपको ये पॉलिसीज की इतनी केयर की वाली बात नहीं है। पर आई थिंक वही चीज़ हो जाती है कि हमारे बच्चों ने जितना गवर्नमेंट को छेड़ा, जब नंबर बढ़ गए तो वो लाइट में आ गई, लाइमलाइट में आ गई वो चीज़ें कि भाई शायद अभी चीज़ें सर से ऊपर जा रही है, तो उन्होंने एक्शन भी इसीलिए आई थिंक लिया है। अगर आपको याद हो अमित भाई कि सबसे पहले उन्होंने कंकरेंट सीओईज बंद की। बिल्कुल। सो एक वक्त था कि कंकरेंट सीओईज थी और उस वक्त में भी कंकरेंट सीओईज का बहुत ज्यादा एडवांटेज लिया। बिगेस्ट लूप होल था, 100% बहुत बड़ा लूप होल था। उन्होंने उसको क्लोज किया, उनको जब पता चला कि ये हो रहा है, तो देन अभी भी अनफॉर्चुनेटली एक लूप होल अभी भी ओपन है कि जो स्टूडेंट बैचलर में आता है और वो वहाँ से बैचलर से छोड़ के
वो वेट में जाता है, डाउनग्रेड करता है EQF क्वालिफिकेशन को, वीजा ब्रीच करता है, बट देन वो उसको मेंटेन करने के लिए फ्यूचर से ले लेता है, फ्यूचर सीओई ग्रेजुएट डिप्लोमा की ले लेता है, और कहने को वो वोकेशनल ग्रेजुएट डिप्लोमा है, बट अगर वीजा कंडीशन कहती है कि आपको EQF मेंटेन करना है तो वो बहरहाल EQF 8 है, बैचलर EQF 7 है। तो बैचलर का स्टूडेंट जब डाउनग्रेड करता है, साथ EQF 8 मेंटेन करना रिगार्डलेस ऑफ हायर एड और वेट, तो वहां पर कहीं ना कहीं उसके पास चांसेस स्टिल होते हैं कि वो बच जाएगा। और मैंने ये देखा है कि जिन लोगों को नोटिस ऑफ इंटेंशन टू कंसीडर कैंसिलेशन आए हैं स्टूडेंट्स को, वो हैं जिन्होंने मेंटेन नहीं की अपनी COEs। जिन स्टूडेंट्स ने अपनी COEs मेंटेन रखी ग्रेजुएट डिप्लोमा की, उनको ऐसे नोटिस मैंने अभी तक अपने उसमें वो आएंगे, लीगली नहीं आ सकते क्योंकि हाँ नहीं आ सकते। और मैंने कई वोकेशनल प्रोवाइडर्स को देखा कि उन्होंने जो ये कोर्स रजिस्टर्ड करवाया, उसका मेन रीजन ये था कि जब इन बच्चों को कैप्चर किया जाए और उनके EQF डाउनग्रेड किए जाए तो उनको उन्होंने अपनी एक स्ट्रेटजी बनाई ना, जैसे आपने बोला कि आपके पास पैकेज कोर्स है, इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बनाई इस चीज को लेके। पर अगर आप ये चीज होगा, आपको S57 बच्चों को उनको नहीं है जिन्होंने ली ये ग्रेजुएट डिप्लोमा की फ्यूचर सी, पर उनको S57 दूसरे रीजंस की वजह से है, उन्होंने वीजा में क्या मेंशन किया, क्योंकि अभी डिपार्टमेंट को देखो, डिपार्टमेंट भी इतना अभी स्मार्ट हो चुका है, उनको पता अगर एक स्ट्रीट बंद है तो दूसरी स्ट्रीट में घुस जाते हैं। तो ये चीजें भी अभी आ रही हैं, 5-5 साल पुरानी चीजें अभी लेके आ रहे हैं। अभी आपने सुना होगा शायद न्यूज में लास्ट वीक ही तो हुआ है ये कि अराउंड 7300 क्वालिफिकेशन कैंसिल किए हैं किसी इंस्टीट्यूट की। तो वो कोई RTO था जिन्होंने क्वालिफिकेशन दी बच्चों को, अराउंड 7300 क्वालिफिकेशन बच्चों की कैंसिल किया, उनको बोला कि जस्टिफाई करो आपने कैसे की। तो ये चीजें अभी वो कितनी पुरानी बात है आप समझे। तो कहने का मतलब है कि जो डिपार्टमेंट है क्लीन करना चाहता है चीज़ों को लेके, या जो भी है, देखो ओवरऑल तो मैं तो ये मानना है कि भाई अच्छा हो रहा है कि एक स्टिल की जो रेपुटेशन है वो मेंटेन होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी जैसे आपने बोला कि लूपहोल आए थे तो लोग सीरियस नहीं ले रहे थे जी। तो एक कंपैरिजन आता है भाई कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का, आपने डील किया है कनाडा के बच्चों के साथ भी ऑस्ट्रेलिया के, तो आपको क्या लगता है जो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में जो एक बिग डिफरेंस आपको लगता है? कनाडा का बड़ा रीजन, आई मीन द बिगेस्ट रीजन आई वुडंट चूज कनाडा ओवर ऑस्ट्रेलिया, उसका वेदर है। काफ़ी एक्सट्रीम वेदर कनाडा में हो जाता है। मेरे कुछ दोस्त ऐसे थे जो जहाँ पे जिनकी PR नहीं हो पाई तो उन्होंने कैनेडियन PR लॉन्च की थी, वहाँ से आ गया उनको ग्रांट आ गया तो वो कनाडा मूव हो गए। और 1.5-2 साल हो गए उनको, और वो अभी भी वो यही चेक कर रहे हैं कि वो कैसे ऑस्ट्रेलिया वापस आ जाए। आई थिंक अदर देन वेदर, जॉब क्लासेस है वहाँ पर, और जो पे रेट है वो एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया उतना अच्छा नहीं है। कोई एजुकेशन क्वालिटी को लेके कुछ है आपको लगता है कुछ? एजुकेशन की क्वालिटी टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा डिफरेंस है, या मैं इतना मेरा एक्सपोजर नहीं है। पर आप देखें कनाडा बहुत बड़ा है, ऑस्ट्रेलिया से आप बोल रहे हो कि जॉब क्राइसिस है, तो वो लगता है कि ज़्यादा बच्चों को बुला रहे हैं, वही बात आती है क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होकर क्वांटिटी पे विश्वास किया जा रहा है वहाँ पे। तो जो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया वो क्वालिटी पे विश्वास करता है, जो मेरे को डिफरेंस लगता है, इसी वजह से यहाँ पे पे रेट भी ज़्यादा है। सप्लाई डिमांड वाली बात कर लो, वहाँ पे सप्लाई ज़्यादा हो रही है जी, तो यहाँ पे सप्लाई कम है तो डिमांड ज़्यादा, तो आई थिंक वो एक वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन हो जाता है। तो काफ़ी बच्चे इस चीज़ को लेकर आते हैं कि भाई मेरे को ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिए या कनाडा। ये बहुत कंपेरिजन होता था 2 साल पहले, अभी बच्चों के पास इतने ऑप्शन नहीं, क्योंकि कनाडा भी स्ट्रिक्ट हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया भी स्ट्रिक्ट हो चुका है। तो आपको क्या लगता है जो नेक्स्ट 1 to 2 ईयर, जो नेक्स्ट 5 ईयर्स या वट एवर, क्या लगता है ऑस्ट्रेलिया का एजुकेशन सिस्टम कहाँ पे स्टैंड करता है पिछले 5 साल के कंपैरिजन? वेट और हायर एड की दोनों की बात कर, ओवरऑल आप बात कर सकते हैं। सो वोकेशनल मुझे ये लगता है कि सबसे पहला तो उन्होंने काम ये किया एस्को ने कि बहुत ज़्यादा लाइसेंसेस और बहुत ज़्यादा रजिस्ट्रेशंस दी जो कि शायद नहीं देनी चाहिए थी। एक वक्त है कि पैरामीटर में हार्डली 10-15 कोर्स प्रोवाइडर होते थे, और अब एक टाइम है कि आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि 200+ प्रोवाइडर्स तो ओनली पैरामीटर सराउंडिंग में होंगे। तो एक तो बहुत ज़्यादा इन्होंने लाइसेंस दिए एस्को ने, और सेकेंडली मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि उस तरीके से चेक एंड बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाए जैसे उन्हें करना चाहिए था, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एस्को बहुत देर कर देता है एक्शन लेने में। और एक वक्त ये आया, आई डोंट नो, आई कुड बी रॉन्ग, बट मैंने ये सुना कि कुछ प्रोवाइडर्स ऐसे हैं जिन्होंने एडवांस डिप्लोमा ऑफ सिविल कंस्ट्रक्शन डिजाइन एक दिन में सर्टिफिकेट स्टूडेंट्स की स्किल असेसमेंट में भी शायद उन्होंने लॉज चेंज कर दिए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका एक रीज़न ये है कि मैं ऐसे वेट प्रोवाइडर्स को भी जानता हूँ जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कभी भी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, दे नेवर चेज द मनी ओनली। जब भी मैं उनके साथ बैठा हूँ, जब भी उनसे बात हुई है, दे ऑलवेज टॉक्ड अबाउट बीइंग कंप्लायंट ऑल द टाइम, बीइंग हाउ दे कैन प्रोवाइड मोर बेटर क्वालिटी एजुकेशन टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। ऐसे इंस्टीट्यूशंस भी हैं। तो एस्को कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि जब वो एक्शन या तो वो लेता ही नहीं है, जब वो लेता है
तो वो अक्रॉस द इंडस्ट्री बिल्कुल बिल्कुल सभी को वो एट द सेम टाइम वो पनिश करता है, जिसमें जिन्होंने अच्छा काम किया वो भी कहीं ना कहीं उस रडार में आ जाते हैं। अब ये जिसका सुना मुझे आपने बहुत 1-2 महीने पहले उन्होंने कोई छापेमारी की है, मेलबर्न सिडनी मेलबर्न में हाँ 100 जी बिल्कुल, मुझे मेलबर्न में कुछ दोस्त हैं जो गेम प्रोवाइडर हैं, तो वो उन्होंने बताया कि 60 लोग थे, दो दो की टीम्स बना के 30 टीम्स थी, जिन्होंने मोस्ट ऑफ द वेट प्रोवाइडर्स इन सिटी मेलबर्न सिटी उन्होंने स्पॉट ऑडिट किए उनके, और काफ़ी वहाँ पर पैनिक क्रिएट हुआ कि पता नहीं लोग हमारे साथ क्या दे वांट टू कर रहे फिल्टर आउट द इंडस्ट्री के भाई, जैसे आपने बोला कि बांट तो बहुत ज़्यादा दी है पर अब समझ नहीं आ रहा कंट्रोल कैसे करें। आई थिंक दे आर नाउ ट्राइंग टू कंट्रोल और फिल्टर आउट द थिंग्स कि भाई एक इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड मेंटेन होना बहुत ज़्यादा जरूरी बहुत है। जरूरी है। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि अगर हम टेफ को देखें तो टेफ में बहुत अच्छी क्वालिटी है, दे डोंट नेवर कंप्रोमाइज ऑन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। तो कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि टेफ को इन सम वे प्रायोरिटी देनी चाहिए ओवर अदर प्राइवेट वेट प्रोवाइडर्स, बिकॉज वी नो द फैक्ट्स कि वहाँ पर जो है वो प्रॉपर पढ़ाया जाता है, स्टूडेंट्स को प्रॉपर ट्रेन किया जाता है। क्योंकि इन्होंने इतने ज़्यादा सर्टिफिकेट्स बांट दिए कि अगर हम आज टेफ देखें तो वहाँ पर हार्डली एनी इंटरनेशनल स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स पर दूसरे पर आपको ये नहीं लगता कि टेफ में जो सक्सेस रेट है, पासिंग रेट है, वो बहुत कम है? क्योंकि इसका इस चीज़ के ऊपर बेसिकली जो मैंने बच्चों से फीडबैक लिया था वो बोल रहे हैं यार हमें ना समझ नहीं आती इंग्लिश, जो शुरू से आते हैं। देखो इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम है, वो घबरा जाते हैं जब शुरू में आते हैं। आई थिंक दैट इज द वन ऑफ द रीजन कि भाई टेफ, क्योंकि हमने जितने बच्चे हमारे पास आए हैं, अब बिलीव करें 1-2% ही टेफ से पढ़े हैं जब पास हुए हैं। एग्जैक्टली। टेफ में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है या जिन बच्चों ने टेफ से पढ़ा है, वो कहते हैं अगर आपको टेफ में पढ़ना है तो आपको प्रॉपर्ली एटलीस्ट 4 दिन जाना है, प्रॉपर पढ़ना है, प्रॉपर लेक्चर्स अटेंड करने हैं और पार्टिसिपेट करना है टू बी एबल टू पास द सब्जेक्ट। जबकि हमारे स्टूडेंट्स अगर कहीं ना कहीं वो ये देखते हैं कि मैं 4 दिन क्लास लगा रहा हूँ सुबह से शाम तक और कंप्रोमाइज कर रहा हूँ सो मेनी अदर थिंग्स, जॉब पर नहीं जा पा रहा है या प्रॉपर दूसरी चीज़ों को टाइम नहीं दे पा रहा, तो वहाँ पर मेरे जो दूसरे रूममेट्स हैं वो प्राइवेट वेट प्रोवाइडर्स में जा रहे हैं, दे हैव टू जस्ट गो मे बी 1 डे और 2 डेज अ वीक, फ्लेक्सिबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी है। सो आई थिंक दैट्स अ बिग मोटिव कि जहाँ स्टूडेंट को लगता है कि चेंज मुझे लगता है ये शायद प्रोस्पेक्ट अभी चेंज हो रहा है। जैसे पहले बच्चे बहुत इजी गोइंग थे 2 साल पहले, अभी चीजें चेंज हो रही हैं। आई थिंक दे आर मोर सीरियस, दे वांट टू गो, वी आर हैप्पी टू गो व्हेनेवर दे वांट टू कॉल अस। आई थिंक वो जो प्रोस्पेक्ट है, जो थिंकिंग है बच्चों की चेंज हो रही है, जब जो गवर्नमेंट ने एक्शन लिए हैं। एग्जैक्टली। लगता है आपको इस चीज के बारे में? स्पेशली ये जो ईसोस अमेंडमेंट बिल हम्म जो मोस्ट लाइकली पास होने जो आ रहा है नेक्स्ट वीक, काफ़ी चांसेस है उसके। मैंने एआईसी अटेंड की थी मेलबर्न में लास्ट वीक बिफोर 22nd को, तो उसमें भी मिनिस्टर ने कहा था कि इट्स इज अ टाइम टू पास द बिल। आई थिंक उसके बाद डायनामिक्स कंप्लीटली चेंज होने वाले हैं इंटरनेशनल एजुकेशन इंडस्ट्री के। बिल के बारे में थोड़ा सा आप बताओगे कि किस, थोड़ा सा रफ आइडिया किस तरह का बिल है वो? एग्जैक्टली। तो बेसिकली बिल का ओवरऑल मोटिव ये है कि वो ये चाहते हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का जो टोटल नंबर है उसे कंट्रोल किया जाए और एक लिमिट रख दी जाए कि इससे ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर ईयर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एंड आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 270,000 उन्होंने कहा बिल्कुल। कि नॉस्क का वर्ड यूज करते हैं, न्यू ओवरसीज स्टूडेंट कमेंसमेंट्स। ओके। इससे ज़्यादा 270,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। देन उन्होंने इस नंबर को डिस्ट्रीब्यूट किया अमंग यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट हायर एजुकेशन प्रोवाइडर्स एंड वेट प्रोवाइडर्स में। एलिकोस एग्जेम्प्टेड हैं, सम कंट्रीज भी Exempted है, yeah. न्यूजीलैंड सॉरी Fiji हो गया। एग्जेम्प्टेड है। सो बेसिकली वो ये करना ये चाह रहे हैं कि मुझे ये लगता है उससे होने वाला है। अगर मैं एआईएच की बात करूं तो हमने इससे जस्ट इस साल अराउंड 2000 न्यू स्टूडेंट्स रिक्रूट किए, विच इज अ वेरी गुड नंबर। बट हमें जो सीट्स मिली हैं वो अराउंड 540 है, विच इज वेरी लो कंपेयर ऑलमोस्ट 25% ऑफ 20 to 25%। और स्टूडेंट्स के लिए ये है कि मोस्ट लाइकली डिमांड एंड सप्लाई वाली बात है कि डिमांड ज़्यादा है। जैसे मैंने कहा हमने 2000 स्टूडेंट रिक्रूट किए जस्ट लास्ट जनवरी से अब तक। सो अब हमारे पास विद लिमिटेड सीट्स, जब हम वो सीट्स सप्लाई कम होगी, सप्लाई कम। होंगे, हमारे पास सीट्स नहीं होंगी, सो वो बहुत सारे बच्चे जो एआईएच में अपनी डिग्री परस्यू करना चाह रहे हैं, दे वोंट बी एबल टू डू दैट। और इस वजह से अगर हम फुल हैं, बिकॉज वो सीट रिप्लेस नहीं हो सकती, अगर हमारे पास कोई स्टूडेंट छोड़ के जाएगा तो दैट सीट इज नॉट अवेलेबल फॉर एनीवन एल्स टू कम। ओके, वो वेस्ट होगी। सो आई थिंक मुझे यूँ लगता है कि बहुत ही जो कम जो सीट्स मिली हैं हर प्रोवाइडर को, दे विल बी अ टाइम मे बी फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 के सब प्रोवाइडर्स जो है वो अपनी सीट्स जो है वो ऑलरेडी यूज कर चुके होंगे।
कंज्यूम कर चुके होंगे और उसके बाद अगर स्टूडेंट कहता है कि मैंने चेंज करना है तो मोस्ट लाइकली कि किसी और प्रोवाइडर्स के पास उसको देने के लिए सीट नहीं होगी और देन स्टूडेंट का वीज़ा रिस्क में आएगा। सो इस वजह से हम अपने एजेंट्स को भी यही बता रहे हैं, स्टूडेंट्स को भी जहाँ हमें चांस मिलता है बच्चों को बताते हैं कि नाउ इज़ द टाइम, अब अपना कोर्स स्टार्ट करें, कोर्स प्रोग्रेस मेंटेन रखें, अटेंडेंस मेंटेन रखें, पास योर कोर्स बिकॉज़ यू नेवर नो कि अब आप यहाँ से छोड़ेंगे और आप बाहर जाएँगे और आपको ये लगेगा कि आप वो उस कोर्स में देयर इज़ नो सीट आउट देयर। आई थिंक बच्चे का जब कंट्रोल होगा भाई, मुझे लगता है शायद डिपार्टमेंट के पास कंट्रोल ज़्यादा आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ कंट्रोल। जैसे वही है ना कि जितने ज़्यादा लोग उतना कंट्रोल कम, जितने कम लोग उतना ज़्यादा कंट्रोल। अब डिपार्टमेंट के पास कंट्रोल रहेगा, कोई कंडीशन ब्रीच करेगा, देर जस्ट सिटिंग के भाई आप करो तो सही। लगता है आपको कि भी S57 बहुत ज़्यादा इशू होने वाले हैं इसके बाद? जी, बिल्कुल, जो अब वो बच्चा जो एक अपने ट्रैक पर रहेगा, वही बचेगा। जो बच्चा थोड़ा-सा भी अपनी वीज़ा कंडीशन से बाहर जाने की कोशिश करेगा, आई थिंक वो इट वुड बी वेरी रिस्की, राइट? आपने बोला कि ग्रांट रेट बढ़ रहा है, ये चीज़ हमने भी नोटिस किया पिछले फ्यू वीक से कि पहले बीच में तो कहते थे अंधे वो रिफ्यूज हो रहा था, अभी दोबारा बैक ऑन ट्रैक आने लगे हैं, शायद क्योंकि उन्होंने पॉलिसी चेंज कर दी। जैसे आपने बोला चीज़ों को उनको लग रहा है कि बच्चों को सीरियस लेना चाहिए, या बच्चे उस तरीके से जाना चाहिए, या उनके हाथ में अब कंट्रोल आ गया बेसिकली, तो दे नो व्हाट दे आर डूइंग, राइट? तो अभी भाई जो आप AIH को रिप्रेजेंट करते हो, ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन, तो आप ये बताएंगे आपके कैंपस कहाँ पे हैं? हमारा हेड ऑफिस जो है वो सिडनी में है, 545 कैंट स्ट्रीट। हमारे पास लेवल 3 एंड लेवल 4 2 फ्लोर्स हैं। इसके अलावा हमारे पास मेलबर्न कैंपस है। फ्यूचर प्लान्स में वी आर लुकिंग इनटू ईदर एडिलेड और पर्थ। And also we want to add some new courses, especially Masters of Research. मास्टर ऑफ रिसर्च। especially in IT. That's the next plan. हमने self accreditation के लिए भी अप्लाई किया हुआ है। ओके, So once we will get this self accreditation, so एक another big achievement होगी। तो उससे क्या हो जाता है थोड़ा सा सेल्फ बताएंगे? accreditation में ये है कि then अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास MBA है एंड हमने MBA के अंदर कोई स्पेशलाइजेशन करवानी है, तो लेट फॉर एग्जांपल हेल्थ मैनेजमेंट है या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है या कोई भी स्पेशलाइजेशन अगर हमने करवानी है, तो वो आपके कंट्रोल में आ जाती है तो वो बेसिकली। हम स्टार्ट कर सकते हैं फ्रॉम द नेक्स्ट डे। हमें ओके, टैक्स ओके, गुड, ये मॉडल कैपलाइन इस वक्त यूज कर रहा है। ओके। सो अगर आप उनके ये देखें तो उनके पास MBA में बहुत सारे काफ़ी सारे हैं, स्पेशलाइजेशंस आ जाते हैं, काफ़ी स्टूडेंट कर रहे हैं, ओके। इट्स जस्ट बिकॉज़ इट्स ईज़ी फॉर देम टू मैनेज एंड कंट्रोल कर सकते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। बिकॉज़ हर दफ़ा उन्हें टैक्स आपके पास नहीं जाता। डेफिनिटली सेव्स द टाइम एंड मनी। तो जो आपने कोर्सेज बोले हैं कि आपके पास बैचलर्स ऑफ बिजनेस है, आपने बोला बैचलर्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, मास्टर्स में कौन से आता है आपके पास? श्योर, सो बैचलर में बैचलर ऑफ अकाउंटिंग भी है, अकाउंटिंग भी है, ओके। CPA एंड RPA हम्म, मास्टर्स लेवल में हमारे पास मास्टर्स ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम है। मास्टर ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम में 2 मेजर अलग से भी हैं, साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा एनालिटिक्स है। हमारे पास MBA बिजनेस एनालिटिक्स है। हमारे पास मास्टर्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। वेरी सून हम मास्टर्स ऑफ अकाउंटिंग और समथिंग सिमिलर ऑफर करने जा रहे हैं। आपने कहा कि सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन सा कोर्स है? हमारा सबसे ज्यादा पॉपुलर कोर्स जो है वो मास्टर्स ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम, नाउ MBAS, राइट? MBA सबसे ज्यादा पॉपुलर है। इसका एक बिग रीजन ये था, आई थिंक लास्ट ईयर डिपार्टमेंट ने कुछ कोर्सेज कहे थे कि अगर स्टूडेंट ये कोर्सेज करेगा तो उसको ज़्यादा वर्क वीज़ा एक्स्ट्रा मिलेगा कुछ ऐसा। एग्जैक्टली 5 अप टू 5 इयर्स हाँ, 485 वीजा मिलना था। तो हमारे 4 कोर्सेज, चारों IT के कोर्सेज थे MBIS के, एक बैचलर लेवल पे और 3 मास्टर लेवल पे। तो ये चारों कोर्सेज उस लिस्ट में थे। तो जहाँ हमने बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड देखी और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट, सो मे बी दैट ओके। नहीं, गुड टू नो भाई। अब लास्टली आप कोई हमारे जो ऑडियंस है उनको कोई मैसेज देना चाहे जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं या इस काम को स्टार्ट करना चाहते हैं, या कोई आपको वो कह रही है बंदे को लाइफ लेसन ऐसा ये कंसीडर करना चाहिए, कोई भी प्लीज। श्योर, सबसे पहले तो मैं अगेन आपका थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इनवाइट किया। हमने जो चीज़ नहीं पहले डिस्कस की वो ये है कि मैं अमित भाई को बहुत पुराना जानता हूँ। जब से ये इंडस्ट्री में आए थे, तो ही इज़ वन ऑफ दोज वेरी फ्यू पीपल कि जिन्होंने इंडस्ट्री में आए अच्छे इंटेंशन के साथ आए। आई कैन से दैट कि सक्सेस वीज़ा का कभी भी इंटेंशन ये नहीं रहा कि स्टूडेंट को गलत कोई सलाह देनी है या स्टूडेंट को किस तरीके से हमने कुछ ऐसा करना है जिससे स्टूडेंट का नुकसान हो, चाहे हमारा फ़ायदा ज़्यादा हो। अमित भाई का हमेशा ये फ़ोकस रहा कि स्टूडेंट को एक्चुअली जो इधर-उधर अपने ट्रैक से चले गए हैं, उनको वापस ट्रैक पर लाना और देन इवेंचुअली उनको वहाँ पहुँचाना जहाँ पर उन्हें अपने करियर में होना चाहिए। हमेशा अच्छा काम किया। अमित भाई हमारे साथ काम करते थे GCA में भी और अमित भाई हमारे साथ काम कर रहे हैं सक्सेस वीज़ा हमारे साथ, वेरी क्लोज़ली वर्किंग विद अस विद AIH एज़ वेल। बहुत अच्छी सपोर्ट। तो मैं ये कहूँगा आपसे कि अगर आपको अपने एजुकेशन को लेकर,
अपने वीज़ाज़ को लेकर नॉट ओनली योर वीज़ाज़ बट अगर आपको अपने सिबलिंग्स, पार्टनर, पेरेंट्स या कोई भी वीज़ा से रिलेटेड हेल्प इन्फॉर्मेशन चाहिए, आई थिंक सक्सेस वीज़ा is the only platform, and I know I can tell from my experience for last 12, 13 years in the industry. I met with hundred of migration agents. But अगर मुझे my fingertips अगर मुझे top 3 या 5 टॉप माइग्रेशन एजेंट्स का अगर मुझे कोई नाम पूछेगा तो अमित भाई इज़ ऑलवेज़ ऑन टॉप। तो आपको अपने एजुकेशन या माइग्रेशन से रिलेटेड कोई भी सलाह चाहिए हो या कोई भी प्रोफेशनल असिस्टेंस चाहिए हो, तो यू शुड गो नोवेयर एल्स बट सक्सेसफुल। थैंक यू सो मच भाई आपके इतने काइंड वर्ड्स के लिए। वी अप्रिशिएट एंड वी आर थैंकफुल कि आप हमारे पॉडकास्ट में और आपने अपनी जर्नी शेयर की और काफ़ी लोगों को इंस्पायर किया। आई होप आपकी जर्नी को देख के काफ़ी और लोग जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, जहाँ उनकी जर्नी किसी की सिमिलर रही होगी, किसी की नहीं रही, उन्होंने ये चीज़ सीखी होगी भाई कैसे शुरुआत आप कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको कभी भी जासिर भाई कहीं मिले तो आप यू कैन आस्क हिम कि भाई जो भी आप इनका एक्सपीरियंस है जब मार्केटिंग का जो इस इंडस्ट्री में एंटर करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच भाई अगेन कमिंग।